हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में यूनिट 4 पर चर्चा करने वाले हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2018 में इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, हम उनको पढ़ने वाले हैं। और साथ ही विदेशी विनिमय अधिनियम 1999 फेमा के बारे में हम संक्षिप्त में प्रावधान देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण का आशय क्या है। तो देखिए, शब्दों से आपको समझ में आ रहा है, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना। और प्रोटेक्शन की, संरक्षण की जरूरत कब होती है? जब उसके विरुद्ध किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो। तो उपभोक्ता संरक्षण का आशय उन सभी उपायों से है जो कि उनके साथ हो रहे विभिन्न रूपों में शोषण में सहायता प्रदान करते हो। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण का आशय उन सभी उपायों से है जो कि उनके साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हो, उपभोक्ता को मदद प्रदान करते हो कि उनके साथ जो शोषण हुआ है उसके विरुद्ध वो कुछ कार्यवाही कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आशय। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषता में यह अधिनियम सभी माल व सेवाओं पर लगता है जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई है। उन सभी माल, गुड्स और सेवाओं के उपभोक्ता पर लगता है। सेवा भी, सर्विस भी इसमें आती है। तो माल तथा सेवाओं पर लगता है। क्लियर? सभी प्रकार के गुड्स और सेवाएं जो है इसमें इंक्लूड होती है। केवल वे ही गुड्स और सेवाएं इसमें नहीं लेते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके अलग रख दी गई हो। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है सभी क्षेत्रों पर लागू। सभी क्षेत्रों पर लागू, इसका अर्थ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सरकारी, निजी और अर्ध सरकारी सभी प्रकार की संस्थाओं पर या सभी प्रकार के ग्राहक उपभोक्ता पर लागू होता है। ठीक है, तीसरा क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सबसे अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है तो उसे केस दायर करना या पेनल्टी लगाना या सजा दिलवाने का अधिकार नहीं दिया गया है। उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मतलब किसी उपभोक्ता के साथ, जैसे मान लीजिए वह दूध का कोई पैकेट लेकर आया और उसमें जो है कोई कीटाणु या कीट निकल गया है, तो वो जो है यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जाता है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट लेकर और अपना सैंपल लेकर, तो वहाँ पे जो है यदि उसके कारण उसे कोई नुकसान हुआ है और वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये गलती हुई है कंपनी से और कंपनी पे केस दायर होता है, तो उसके बदले में उस कस्टमर को पैसे मिलेंगे, कंपनसेशन जो है क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण परिषद का निर्माण। उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद का निर्माण भी करती है। केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सेंट्रल काउंसिल बनाती है। राज्य में यदि जरूरत होती है तो राज्य स्तर पर परिषद बनाई जाती है। ठीक है, फिर है परिवाद, या हम लिख लें उसको वाद प्रस्तुत करने का अधिकार।
उपभोक्ता को यदि उसे किसी भी वस्तु या सेवा में कोई प्रॉब्लम गई है तो वह जो है उस सामने वाली पार्टी के खिलाफ, जैसे दूध वाला मैंने एग्जांपल लिया, तो उस कस्टमर को यह अधिकार है कि वह उस दूध के मालिक के ऊपर केस दायर कर सकती है। ठीक है। इसके बाद जो है उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था। शिकायतों के निवारण की व्यवस्था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कंज्यूमर की उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए हैं, राज्य स्तर पर राज्य आयोग बनाया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। तो वहां पर उपभोक्ताओं की अलग अलग कैटेगरी की शिकायतों का निवारण होता है। फिर है उपभोक्ता को अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को अधिकार प्रदान किए गए हैं। सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चुनाव करने का कि वह अपनी पसंद की वस्तु ले सकता है और क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। इस तरीके के उपभोक्ता को इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या हुई हमारी विशेषताएं। तो जब भी आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है वह समझाइए तो आप इसमें विशेषताओं को लेकर भी उसके आशय को अच्छे से समझा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे उपभोक्ता के अधिकार जो कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदान किए गए हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? उपभोक्ता के अधिकार। पहला अधिकार दिया गया है उन्हें सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। ठीक है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? उपभोक्ता की। उपभोक्ता कौन होगा? आप और हम। यदि हम शॉप से साबुन खरीद कर लाते हैं तो हम बन गए उपभोक्ता, कंज्यूमर बन गए। तो सुरक्षा का अधिकार, तो हमें यह अधिकार है कि जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं, खाने की वस्तु हो, किसी भी प्रकार की हो, तो वह वस्तु जो है सुरक्षित होना चाहिए। उससे हमारे जीवन पर हमारे जीवन निर्वाह पर, हमारे डेली रूटीन की उसमें गलत इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो सुरक्षा का अधिकार। सूचना का अधिकार। प्रत्येक कंज्यूमर को, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने प्रोडक्ट से संबंधित सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करे। उसमें कोई भी दुकानदार या जहां से आप सर्विस ले रहे हैं वो मना नहीं कर सकता, उसका ये राइट है। सुनवाई का अधिकार। यदि उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का छल हुआ है या उसे गलत प्रोडक्ट दिया गया है या उसके प्रोडक्ट में कोई खराबी निकली है तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो इस संबंध में जिला फोरम, राज्य फोरम या राष्ट्रीय फोरम में जाकर कंप्लेंट करे और वहां पर वह सुनवाई करने का अधिकार रखता है। फिर है चुनाव या चयन या पसंदगी बोल दें, चुनाव का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद की वस्तु का चुनाव करे। यदि 10 प्रकार के सोप, साबुन जो है मार्केट में मिल रहे हैं तो उसका यह राइट है कि वह जो पसंद करे उन 10 में से कोई सा भी वह ले सकता है। फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सबसे मेन है क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि किसी कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ता के साथ यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ उसके प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक निकली है, जो उसने मांगा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जब केस फाइल होता है और केस जब कंज्यूमर के फेवर में आता है, कंज्यूमर जीत जाता है उपभोक्ता, तो उसके बाद जो है सामने वाली पार्टी उसे उसके बदले में क्या देती है? कंपनसेशन पे करती है। उसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने खिलाफ यदि कोई शोषण हो रहा है तो कौन कौन से राइट उसे अवेलेबल हैं, तो उसकी जानकारी वो दे। तो आपको यदि उपभोक्ता के अधिकार आते हैं तो आप इन अधिकारों को लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य, महत्व या लाभ वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मेन उद्देश्य क्या है? क्या है? उपभोक्ता का संरक्षण करना। तो अब हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया है, या उसके क्या महत्व है या लाभ है। तो क्यों बनाया गया है या उसका महत्व क्या है। तो पहला है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो इसमें आप आशय ही लिखेंगे कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का छल हुआ है, कपट हुआ है, गलत प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए। फिर व्यापारियों की शोषण प्रवृत्ति को रोकने के लिए, व्यापारियों की शोषण प्रवृत्ति को रोकने के लिए। कैसे? यदि किसी बिजनेसमैन के द्वारा ज्यादा लाभ कमाने के रीजन से उसके प्रोडक्ट में कोई मिलावट की जा रही है, जैसे धनिया पाउडर में गोबर को सुखाकर उसका मिक्सिंग की जा रही है जो कि हार्मफुल है, तो इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट जो है मिलता है कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, और उसके खिलाफ केस दायर करता है, तो फिर जो है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिकारी वहाँ चेक करने जाते हैं, और यदि वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। कंज्यूमर को तो क्षतिपूर्ति मिलती ही है और उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। तो दूसरा लाभ क्या होता है कि व्यापारियों की शोषण प्रवृत्ति की ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में महंगा सामान देना, कम वजन तोलना या गलत माल देना या मिक्सिंग करना, उसके लिए, तो उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए। फिर ग्राहकों में या उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। यह अधिनियम इसीलिए बनाया गया है कि ग्राहक अपनी, जैसे बहुत सारी शॉप पे यदि बिल नहीं दे रहे हैं तो कंज्यूमर का, उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह हक से जाकर बिल मांग सकता है। तो ग्राहकों में जागरूकता फैलाने के लिए कि आपके साथ कोई गलत काम ना हो। ठीक है। चौथा है शिकायतों का निपटारा करने के लिए, शिकायतों का निपटारा करने के लिए। यह अधिनियम जो है कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं व्यवसायी व्यापारी के खिलाफ कि उन्होंने कम वजन का माल तोल कर दिया जा रहा है, गलत माल दिया जा रहा है, क्वालिटी बहुत हल्की जो है दी जा रही है कंज्यूमर को। तो इस प्रकार की सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह बनाया गया है। तो ये इसका लाभ है। फिर प्रदूषण को रोकने के लिए, यदि किसी कंज्यूमर के द्वारा यह कंप्लेंट की जाती है कि कोई प्रोडक्ट जो है वह वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कंप्लेंट की जाती है कि यह प्रोडक्ट जो है वातावरण को दूषित कर रहा है, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उस प्रोडक्ट पे रोक लगाई जाएगी। तो प्रदूषण को रोकने के लिए भी यह प्रोडक्ट अधिनियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप इसके उद्देश्य, और उद्देश्य आते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करिए, महत्व आते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखें। तो ये है हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य, लाभ या महत्व। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन से, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं उपभोक्ता क्या होता है, निर्माता क्या होता है, तो उनकी डेफिनेशंस आपको, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है आपकी उपभोक्ता की। कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत आईएमपी है। तो कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता, निर्माता, व्यापारी। ये कुल डेफिनेशंस जो है, अनुचित व्यापार व्यवहार, अनुचित व्यापार
व्यवहार, दावा, ये कुछ डेफिनेशंस जो है आपको इस एक्ट में हो सकती हैं। तो सबसे मेन है इसमें उपभोक्ता की डेफिनेशन। तो उपभोक्ता मीन्स ऐसे सभी व्यक्ति जो कि किसी माल तथा सेवा को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीद कर ला रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। ध्यान देना, यदि कोई प्रोडक्ट जो है आप अपने बिजनेस के लिए खरीद कर ला रहे हैं, अपने बिजनेस में उसको उपयोग करने वाले हैं, तो ऐसा जो है कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इस अधिनियम में केवल उपभोक्ता ही कंप्लेन कर सकता है। तो हमें उपभोक्ता की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो उपभोक्ता कौन कहलाएगा? ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी गुड्स को खरीद कर ला रहे हैं। जैसे मैंने साबुन खरीद कर लाई कंज्यूम करने के लिए, तो मैं कंज्यूमर कहलाऊंगी। उसमें यदि कोई प्रॉब्लम निकलती है तो मैं इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकती हूँ। तो क्या हो गया कि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, या इसका हम अपोजिट देखें कि जो भी गुड्स और सर्विस हम लेकर आ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब आप जो गुड्स और सर्विस लेकर आ रहे हैं, खरीद कर लेकर आ रहे हैं, उसका यदि आप कोई बिजनेस में उपयोग करने वाले हैं तो वो जो है आपका उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा ध्यान रखना है कि पर्याप्त प्रतिफल के बदले में, क्योंकि प्रतिफल चुकाएंगे तभी तो आप यह बोल पाएंगे कि हमें इसकी हानि हुई है, हमसे गलत मूल्य लिया गया है। तो पर्याप्त प्रतिफल के बदले में गुड्स जो है वो आपने लेकर आए हो, और यदि आपने किराए पर ली है सर्विस, जैसे आपने रेंट पर ली है, जैसे मान लीजिए आप होटल में स्टे करने गए, तो वहाँ पर जो है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, खाना आपको प्रॉपर नहीं मिला है, खाने में कुछ कीड़ा आ गया है या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम हुई है, तो किराए पर यदि आपने कोई सर्विस ली है तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपकी, उन सभी में आप क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है निर्माता, मैन्युफैक्चरर। तो निर्माता, इसमें कौन कौन व्यक्ति आएंगे? ऐसे सभी व्यक्ति आएंगे जो किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। साथ में ऐसे सभी व्यक्ति आएंगे जो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से खरीद रहे हैं और उन पार्ट्स को कंबाइन कर कर फिर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे कोई कार निर्माता है तो वो व्हील जो है चक्के कहीं और से खरीद रहा है, इंजन कहीं और से खरीद रहा है, और बॉडी जो है वो, कार की बॉडी जो है वो अपने फैक्ट्री में बना रहा है, और बाकी चीजें वो बाहर से परचेज कर रहा है और उसके बाद वो कार बनाकर बेच रहा है, तो वो भी निर्माता की कैटेगरी में आएगा। और ऐसा व्यक्ति भी जो है निर्माता की कैटेगरी में आएगा जो माल कहीं से खरीद कर ला रहा है और उस पर अपनी ब्रांड पैकिंग, मतलब अपना लेबल जो है वो पेस्ट करके उस माल को बेच रहा है। तो निर्माता में 3 प्रकार के हो गए। पहला क्या हो गया? जो माल को बना रहा है, माल को बना रहा है। दूसरा, जो अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर बेच रहा है, अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करके बेच रहा है। और तीसरा, ब्रांड लेबल लगाकर बेच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया निर्माता। व्यापारी मीन्स क्या होता है? बिजनेसमैन, जो गुड्स को खरीद कर इस उद्देश्य से लाता है कि वह माल को बेचेगा। तो पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो व्यक्ति व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं। अनुचित व्यापार, अनुचित शब्द लगा है, जो उचित नहीं है। तो ऐसे सभी व्यवहार, ऐसे बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन अनुचित कहलाएंगे जो कि छल कपट या झूठ बोलकर, फ्रॉड बोलकर किए जाते हैं। तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस, सौदे जो है वह अनुचित कहलाएंगे। दावा, क्लेम करना। तो ऐसी सभी घटनाओं के लिए जब किसी कंज्यूमर के साथ
गलत प्राइस मांगी गई हो, गलत मात्रा जो है उसे दी गई हो, गलत प्रोडक्ट दिया गया हो, प्रोडक्ट खराब निकला हो, गारंटी दी गई हो और प्रोडक्ट खराब निकला हो और वह वापस करने को रेडी नहीं हो। तो जब भी किसी कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, व्यापारी के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापार व्यवहार किया गया हो, उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना गया हो, तो वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्या करेगा? दावा करेगा। तो ऐसे सभी दावे या ऐसी सभी एक्शन जो कि कंज्यूमर के द्वारा ली जाती है जिसमें किसी व्यापारी के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार किया गया हो, वह दावा कहलाता है, जिसमें कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। तो ये डेफिनेशंस जो है आपको छोटी शॉर्ट आंसर में आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत न्यायिक सुविधा किस प्रकार की दी गई है, जिसमें हम केस फाइल कर सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 3 लेवल पे हमें सुविधा प्रदान की गई है। पहला है आपका जिला फोरम, दूसरा है आपका राज्य आयोग और तीसरा है आपका राष्ट्रीय आयोग। तो जिला फोरम जिले पे काम करेगा, राज्य जो है राज्य स्तर पर काम करेगा और राष्ट्रीय आयोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। तो सबसे पहले गठन, जिला फोरम का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर नियुक्ति, जिला फोरम में सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। सदस्य, जिला फोरम में सदस्य 3 होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला होना आवश्यक है। ठीक है। फिर सभापति कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो सभापति जो है उस जिले न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह मेन सभापति होता है। तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश वह इसका मेन सभापति होता है। सदस्य कौन कौन होते हैं? सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें 3 सदस्य हमने देखा। तो वो सदस्य होते हैं राज्य आयोग का सभापति, इसका सदस्य होता है पहला राज्य आयोग का सभापति, दूसरा विधि विभाग का सभापति, राज्य सरकार का विधि विभाग का सभापति वो सदस्य होता है, और उपभोक्ता मामलों में राज्य सरकार का व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है कि कंज्यूमर से रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड जो देखेगा, तो उपभोक्ता संबंधित मामलों को देखने वाला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है। इस तरीके से 3 सदस्य होते हैं। अब हम बात करें सदस्यों की उम्र व नियुक्ति। तो सदस्यों की उम्र जो है इसमें डिसाइड की गई है वह 65 वर्ष, 65 ईयर्स तक, और एक बार में सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है। फिर बात करें हम पुनर्नियुक्ति। एक व्यक्ति जो एक बार नियुक्त हो गया है वह दूसरी बार रीज्वाइन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति एक बार इस जिला फोरम का सदस्य बन गया है वह दूसरी बार इसमें रीज्वाइन नहीं कर सकता है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर यदि किसी सदस्य को त्यागपत्र देना है तो वह कभी भी जो है इस फोरम से त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। और वेतन और भत्ते का डिसीजन, जो इस फोरम के जो सदस्य हैं
उनको सैलरी, अलाउंसेस और रेम्युनरेशन के तौर पे जो पारिश्रमिक जो अमाउंट मिलने वाली है उसका निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो जब आपको जिला फोरम क्या होता है इससे संबंधित प्रावधान बताइए तो आप इसी तरीके से, मतलब हेडिंग्स आप इस तरीके से लेंगे और बकायदा डिटेल में आप लिखेंगे कि जिला फोरम का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति जो जिला फोरम के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जिला फोरम में 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसी तरीके से आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं कि मेन पॉइंट है जिला फोरम में कितनी अमाउंट राशि, तो जिला फोरम में 5 लाख रुपए तक के केस, मतलब धोखाधड़ी का मामला है, किसी प्रोडक्ट से संबंधित या क्षतिपूर्ति की राशि कितने तक हो जिसकी सुनवाई जिला फोरम में होती है, तो 5 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति के मामले जिला फोरम में सुने जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसका क्षेत्र, तो जिला फोरम का क्षेत्र जो है 5 लाख रुपए तक का यदि केस है तो वो जिला फोरम में सुने जाएंगे, और साथ ही यदि केस करने वाला और जिसके ऊपर केस किया गया है वो एक ही जिले में रहते हैं तो वो केस भी जो है जिला फोरम में जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करें, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की बात करेंगे। तो आपको यदि जिला फोरम के बारे में लिखने को आता है, राज्य आयोग के बारे में लिखने को आता है या राष्ट्रीय आयोग, तो हमारी हेडिंग यही रहेगी, सिर्फ हमारे यहाँ पे पॉइंट चेंज होंगे। तो क्या चेंज होंगे? और स्टूडेंट्स यदि आपको इनमें से किसी के बीच में डिफरेंस भी आता है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब गठन, तो राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा। नियुक्ति भी कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, सदस्य, राज्य आयोग में 3 सदस्य होते हैं जिसमें से एक महिला, और राष्ट्रीय आयोग में 5 सदस्य होते हैं और जिसमें से एक महिला का होना कंपलसरी है। ठीक है, फिर सभापति कौन होता है इसमें? तो इसमें जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जज। ठीक है, और ये नेशनल लेवल पे काम कर रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसको क्या लिखेंगे हम? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ये इसमें सभापति होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। फिर सदस्य कौन होते हैं? तो सदस्य में राज्य आयोग का सभापति। तो यहाँ आप जब राज्य आयोग की बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय आयोग का सभापति जो है वह इसका सदस्य होता है, विधि विभाग का सभापति जो है इसका सदस्य होता है, और उपभोक्ता मामलों में राज्य सरकार का व्यक्ति जो है इसका सदस्य होता है। राष्ट्रीय आयोग की बात हम करेंगे तो राष्ट्रीय आयोग के इसमें राष्ट्रीय आयोग का सभापति जो है, मतलब ये जो स्वयं रहेगा वह विधि विभाग का केंद्र सरकार का व्यक्ति जो है वो सभापति होगा। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों से संबंधित 3 व्यक्तियों को केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, क्योंकि यहाँ 5 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति की बात करें हम तो यहाँ पर जो उम्र है वो 67 वर्ष है। राज्य आयोग में जब आप लिखेंगे तो सदस्यों की उम्र कहाँ तक है? 67 ईयर्स, और 5 ईयर्स तो कंपलसरी है ही। और जब राष्ट्रीय आयोग की आप बात करेंगे तो यहाँ पे उम्र है 70 वर्ष, और ये टाइम पीरियड तो सभी जगह सेम है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, त्यागपत्र कभी भी दिया जा सकता है। वेतन और भत्ते, यहाँ पर चूंकि इन दोनों की स्थापना केंद्र सरकार कर रही है तो वेतन और भत्ते भी यहाँ पर दोनों के कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, अब हम बात करें राशि की तो 5 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति के केस जो है वो जिला फोरम में जाते हैं, और 5 लाख से अधिक, 5 से 20 लाख रुपए तक के केस ये कहाँ जाते हैं? राज्य आयोग में। और इसमें कहां तक आते हैं? राष्ट्रीय आयोग में 20 लाख रुपए से अधिक, 20 लाख रुपए से
अधिक वाले केस यहाँ जाते हैं। और कौन से केस आते हैं राज्य आयोग में? जिला फोरम के किसी निर्णय से यदि कोई उपभोक्ता असंतुष्ट है तो वो केस राज्य आयोग में आते हैं। पहला तो ये वाले केस आते हैं। दूसरा, जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट, उनके खिलाफ अपील करनी हो, जिला फोरम के खिलाफ अपील करनी हो तो वो केस इसमें आते हैं। और तीसरा, यदि राज्य आयोग को कभी भी लगता है कि जिला फोरम के द्वारा डिसीजन गलत दिया गया है या सही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं हो रहा है तो ऐसे सभी मामले राज्य आयोग में सुने जाते हैं। सेम ऐसे राष्ट्रीय आयोग की बात करेंगे तो एक तो पॉइंट हो गया हमारा 20 लाख से अधिक वाले मामले। और कौन से आएंगे इसमें? चूंकि ये नेशनल लेवल पे काम कर रहा है तो राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट किसी कंज्यूमर ने यदि अपील की हो, इनका डिसीजन हो चुका है राज्य आयोग का और कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है, तो वो राष्ट्रीय आयोग में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है कि मैं राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं। और तीसरा, कभी भी राष्ट्रीय आयोग को यह लगता है कि राज्य आयोग के द्वारा दिए गए डिसीजन सही नहीं है तो वह ऐसे सभी मामले अपने अंदर लेती है। तो आपको जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान आए, अलग अलग लिखिए, अंतर आए, कंपैरिजन लिखिए, इनमें से किसी आपको चीजों के। अब हम बात करते हैं कि जिला फोरम में आवेदन देने की प्रक्रिया और उसका निपटारा करने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल शब्दों में आपको लिखना है कि यदि जो है किसी कंज्यूमर को प्रॉब्लम है और उसे जिला फोरम में या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में कंप्लेंट करनी है तो वो क्या करेगा? सिंपल से कागज पे एक आवेदन लिखकर जिला फोरम में जमा कर दिया जाएगा। जिला फोरम में आवेदन जमा करने के बाद जिला फोरम के अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं। तो आवेदन जमा करने के बाद यदि जो है मामला किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि खराब माल बेचा गया है तो जिला फोरम के अधिकारी उससे संबंधित एक एक स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले वो विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर देंगे। उसके बाद जो है सुनवाई करने के बाद विरोधी पक्ष खड़ा होगा आकर उसकी सुनवाई करेंगे और यदि वह संतुष्ट हो जाते हैं कि विरोधी पक्ष जो है वो सही बोल रहा है तो उस हिसाब से डिसीजन देंगे। यदि उन्हें लगता है कि विरोधी पक्ष जो है वह असंतुष्ट है, मतलब विरोधी पक्ष ने सही जवाब नहीं दिया है, तो फिर जांच का आदेश दिया जाता है। तो जांच के लिए फिर फैक्ट्री में जाकर जो प्रोडक्ट है उसकी सैंपल प्रयोगशाला में भेजी जाती है। प्रयोगशाला में जब भेजी जाती है तो उसके साथ शुल्क चुकाया जाता है। प्रयोगशाला में निर्धारित समय अवधि में टेस्टिंग कराई जाती है। उस टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट का डिसीजन जो आता है, रिपोर्ट को विरोधी पक्ष को भेजा जाता है और सामने वाले पक्ष को भी भेजा जाता है। विरोधी पक्ष उस रिपोर्ट को देखने के बाद फिर उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। वो आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। पक्ष प्रस्तुत करने के बाद अधिकारियों को जैसा भी लगता है डिसीजन के मामले में, उस हिसाब से यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके फेवर में डिसीजन देते हैं, यदि असंतुष्ट होते हैं तो उसके खिलाफ डिसीजन देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको किसी भी उसकी प्रक्रिया आती है तो आप 1 बाय 1 अपने उसको बनाकर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उसके प्रावधान पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 2019 में 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है और 20 जुलाई 2020 से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह लागू कर दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी हमारे सिलेबस में शामिल है तो इसीलिए हमने 1986 जो है वह भी पढ़ा है। और अब जो है हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 में यह शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है 2019 में यह अधिसूचित किया गया और लागू इसे 20 जुलाई 2020 को किया गया। तो इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है जो कि आपको आ सकता है। तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2020 में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले उपभोक्ता की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी कि जो भी व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को क्रय कर लाता है, खरीद कर लाता है या उपयोग करता है, वह सभी व्यक्ति जो है उपभोक्ता कहलाते हैं।
इस नए अधिनियम में उपभोक्ता की डेफिनेशन में ऑनलाइन खरीदने वाले क्रेता भी जो टेलीकॉम सर्विस में लगे हुए हैं, ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को घर बैठे सामान खरीद रहे हैं, तो उन सभी उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो उपभोक्ता में माल और सेवाओं का उपयोग करने वाले, तो उसमें ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विस वाले घर बनवा रहे हैं यदि कोई, तो वह व्यक्ति भी जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। फिर इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी अलग से एक निकाय, एक कॉर्पोरेशन बनाई जा रही है, जिसका मुख्य कार्य रहेगा उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना, नोटिस जारी करना, कहीं भी भ्रामक विज्ञापन, झूठे विज्ञापन यदि पता लगता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना, मिलावटी वस्तुओं की जांच करना। तो इस तरीके से नए अधिनियम के अंतर्गत, जो कि सिलेबस में 2018 लिखा है, लेकिन 2019 में यह अधिसूचित हुआ और 2020 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। तो नई अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, जिसका सभापति प्रेसिडेंट होगा और इसका काम क्या होगा? उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करना। फिर उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई जाएगी। तो जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, यदि आवश्यकता लगती है तो राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई जा सकती है। जिला स्तर पर जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा बनाई जाएगी, जिसका कार्य राज्य स्तर पर उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना है। यदि कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं कि इस राज्य में, इस जिले में जो है ज़्यादा मिलावटी वस्तुएं, झूठे विज्ञापन या वस्तुओं की जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी खराब आ रही है, तो सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जा सकती है, लेकिन अधिसूचना जारी करके। पुरानी व्यवस्था में हमने पढ़ा था त्रिस्तरीय व्यवस्था, वो सेम रहेगी। यहाँ पर जिला लेवल पर जिला आयोग होगा, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रहेगा, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विवाद आयोग निवारण आयोग रहेगा। वहां हमने देखा था 5 लाख रुपए तक। यहाँ पे राशि जो है नए अधिनियम में कर दी है राशि 1 करोड़ रुपए तक की। यदि क्षतिपूर्ति का मामला है 1 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का मामला जो है वो जिला आयोग में जाएगा। इसमें 3 सदस्य होंगे। ठीक है, राज्य आयोग में कौन से मामले जाएंगे? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, ऐसे सभी मामले जो है वह राज्य आयोग में जाएंगे। इसके साथ ही जिला आयोग के निर्णय से कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता असंतुष्ट है तो वह राज्य आयोग में जिला आयोग के निर्णय को अपील कर सकता है। तो 2 मामले हो गए। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की क्षतिपूर्ति का मामला है, हानि का मामला है, तो राज्य आयोग में जाएगा। और दूसरा मामला कौन सा? जिला आयोग में डिसीजन हो चुका है और उससे कोई असंतुष्ट है तो उससे संबंधित जो है वह राज्य आयोग में जा सकता है। इसमें 4 सदस्य होंगे। फिर है राष्ट्रीय आयोग। तो 10 करोड़ से ऊपर वाले सभी मामले, 10 करोड़ से अधिक वाले सभी मामले जो है वह राष्ट्रीय आयोग में सुने जाएंगे और इसमें राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट मामले, उनके खिलाफ भी यहाँ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है, मतलब एप्लीकेशन दी जा सकती है कि हम राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट हैं। और इसमें भी 4 सदस्य होंगे। ठीक है, तो त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था पुरानी ही जैसी है, लेकिन यहाँ पर राशि और कार्य सीमा जो है वो विस्तृत की गई है। समय सीमा, नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किसी भी उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। पहले यह समय सीमा 1 वर्ष थी, अब यह समय सीमा मतलब जिस दिन उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, उसने कोई सामान खरीद कर लाया है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है जिसके कारण उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस तिथि से लेके 2 वर्ष के अंदर वह कभी भी इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है। 2 वर्ष की समय सीमा अब निर्धारित की गई है। उत्पाद दायित्व,
नए अधिनियम में अब निर्माता, सर्विस प्रोवाइडर, विक्रेता, इन सबको भी कोर्ट केस में लाया जा सकता है। निर्माता जो माल को बेच रहा है वो, और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देने वाला। यदि किसी भी उपभोक्ता को यह लगता है कि किसी निर्माता के द्वारा गलत प्रोडक्ट दिया गया है, मिलावटी वस्तुएं दी गई हैं, या विक्रेता ने कम माल तौला है, बेचा है, सर्विस देने वाले ने सर्विस अच्छे से नहीं दी है, तो उत्पाद दायित्व मतलब उस उत्पाद के खिलाफ भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कंप्लेंट की जा सकती है। पुराने अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो निर्माता, विक्रेता और सर्विस देने वाला व्यक्ति भी जो है अब कोर्ट केस में लाया जा सकता है, उसके ऊपर कोर्ट केस किया जा सकता है। यदि उसने जो है रसीद नहीं दी हो, विक्रेता ने रिसिप्ट देने से, बिल जो मांग रहे हैं वो देने से मना कर दिया हो, 1 महीने के अंदर सामान वापस कर सकते हैं, वह उससे मना कर रहा हो कि हम सामान नहीं लेंगे, और इसके अलावा जो है उसे जो सामान की क्वालिटी है उसके संबंध में उससे धोखा किया गया हो, या फिर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी ली हो और उसे लीक कर दिया हो। व्यक्तिगत जानकारी उसने पूरे भरोसे से ली हो कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, और वो उन्होंने शेयर कर दी हो, तो उन सब के खिलाफ उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट की जा सकती है। अनुचित अनुबंध, इसके खिलाफ भी, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, अनुबंध करना, ये हमारे सब्जेक्ट ही चल रहा है। तो यदि जो है अनुबंध अनुचित है, अनुचित कैसे है, तो मान लीजिए कि व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंज्यूमर जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको बिना बताए ही सामने वाली पार्टी ने अनुबंध को खत्म कर दिया हो, उसकी शर्तों में परिवर्तन कर दिया हो, उपभोक्ता को बताए बिना ही उस अनुबंध में नए व्यक्ति को शामिल कर लिया हो, या उपभोक्ता चाह रहा है कि अब जो है हम ये अनुबंध को जल्दी खत्म कर देते हैं, मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसके लिए वो मना कर रहा हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो अनुबंध करते समय एक सिक्योरिटी की अमाउंट मांगी गई थी उसको अननेसेसरी बढ़ा दिया हो। तो इस तरीके के कोई भी अनुबंध हो तो उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उपभोक्ता उसके खिलाफ भी इस अधिनियम में कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। ठीक है, कोई मिलावटी वस्तु का अनुबंध हो, या जो है 30 दिन के अंदर रसीद नहीं दी जा रही, ये सब के खिलाफ जो है वह कर सकते हैं। फिर है अनुचित और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, मतलब इसमें आएगा यदि भ्रामक विज्ञापन बताए जा रहे हों, झूठे विज्ञापन, क्वालिटी, जो क्वालिटी की वस्तु बोली जा रही है उस क्वालिटी की वस्तु जो है प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, वजन कम तोला जा रहा है, अनावश्यक रूप से वस्तु का मूल्य ज्यादा लिया जा रहा है, जो मानक है बाजार मूल्य से भी बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है, बिल नहीं दिया जा रहा है, फिर मिलावटी वस्तु जो है ज्यादा दी जा रही है। इस प्रकार का कोई भी अनुचित और प्रतिबंधित बिजनेस किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कस्टमर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा केस किया जा सकता है। दंड, नए अधिनियम में दंड का प्रावधान रखा गया है, तो दंड में पेनल्टी मतलब अर्थदंड भी देना पड़ सकता है, या सजा भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है। क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो यदि जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की सूचना का, उनके नोटिस का, आदेश की अवहेलना की गई हो, उन्होंने कोई सूचना मांगी हो, कोई जानकारी मांगी हो, उसका जवाब नहीं दिया गया हो, तो 3 वर्ष की सजा या 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, जब इन तीनों आयोग की अवहेलना की गई हो, आदेश की प्रॉपर समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया हो। सीपीसीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी, सीपीसीए, इसके आदेश की अवहेलना की गई हो, इन्होंने कोई जानकारी मांगी हो, कोई स्पष्टीकरण मांगा हो, कोई आदेश दिया हो जिसके संबंध में जवाब नहीं दिया हो, तो उसके खिलाफ ये तो राशि है 20 लाख रुपए, अधिकतम 20 लाख रुपए तक, और 6 माह की सजा या दोनों हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है झूठे या भ्रामक विज्ञापन। यदि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए झूठे और भ्रामक विज्ञापन का प्रसार प्रचार किया जा रहा है और उसके खिलाफ कोई उपभोक्ता कंप्लेंट दर्ज करता है, तो सीपीसीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी, 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकती है, अर्थदंड लगा सकती है, और 2 वर्ष की सजा
भी दी जा सकती है। तो या तो दोनों में से कोई एक या दोनों दी जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी को यह पूरा अधिकार है कि उसके यहाँ किसी भी मामले से संबंधित कोई केस आता है तो उस संबंध में पेनल्टी और सजा लगा सकती है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता को किसी प्रोडक्ट से कोई नुकसान हो गया है, आर्थिक नुकसान हो गया है, शारीरिक नुकसान हो गया है, तो 3 लाख रुपए तक या 1 वर्ष की सजा। और यदि जो है मृत्यु हो गई हो, मृत्यु तक पहुंच गया हो, तो 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो अथॉरिटी के पास पूरे अधिकार हैं कि वह अपने हिसाब से अर्थदंड और सजा का प्रावधान कर सकती है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 जो है आपको लिखा है, जबकि वह 2019 हो चुका है, अधिसूचित हो गया था, लेकिन वह लागू 2020 में हुआ है। तो यदि आपको इसके प्रावधान आते हैं, चूंकि सिलेबस में मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, तो इसके प्रावधान आते हैं, तो आप इन पॉइंट्स के अंतर्गत इसको पूरा डिस्क्राइब करिए। तो ये हमारा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018। स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम ये 1 जून 2000 से इंडिया में लागू है। तो अब ये क्यों बनाया गया है? तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम किसका प्रबंधन करना है, किसके मैनेजमेंट के लिए? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय जो होता है, मतलब हमारे देश में जो विदेशी प्रतिभूतियां रहती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रहता है, करेंसी रहती है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए देश में जो आयात और निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा में वेरिएशंस आते हैं, उच्चावचन आते हैं, कभी जो है फॉरेन करेंसी ज़्यादा हो जाती है, कभी फॉरेन करेंसी कम हो जाती है। हमारी विदेशों में हमारी मुद्रा के मूल्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए और हमारे जो आयात और निर्यात हैं उसको नियंत्रित करने का काम जो है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के अंतर्गत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इसके उद्देश्य या क्यों बनाया गया है लिखने के लिए आते हैं, तो आप ये बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखिए और इससे जो है आप इसके पॉइंट बनाइए। क्या लिख सकते हैं हम? तो विदेशी विनिमय को का प्रबंध करने के लिए, ठीक है, विदेशी विनिमय का प्रबंध करने के लिए। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे भुगतान असंतुलन को संतुलित करने के लिए, क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा चाहिए रहती है पेमेंट करने के लिए, जब हम निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। तो भुगतान असंतुलन को संतुलित करने के लिए। तीसरा, मुद्रा का मूल्य स्थिर करने के लिए। फिर विदेशी प्रतिभूतियों पर नियंत्रण के लिए। तो इन सब के लिए यह अधिनियम जो है वह काम करता है। अब इसके प्रावधान आपको आते हैं कि इसके जो है मेन प्रोविजंस क्या क्या है वह लिखे। तो आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा ये। तो पहला पॉइंट है विदेशी विनिमय आदि में व्यवहार करना। तो इसमें जो है केवल अधिकृत व्यक्ति ही विदेशी विनिमय में व्यवहार कर सकता है। अधिकृत व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति न तो विदेशी विनिमय में भुगतान कर सकता है किसी विदेश में, और न ही कोई भी सामान्य व्यक्ति विदेश से किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त कर सकता है। केवल अधिकृत व्यक्ति ही विदेशी विनिमय के संबंध में विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशी भुगतान जो है वह प्राप्त कर सकता है। केवल ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। चालू खाता व्यवहार, तो ऐसे सभी जो है यहाँ भी वही नियम रहेगा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा विदेश में कोई भुगतान किया जाता है, उसने लोन जो है विदेश से लिया है उसके ब्याज का भुगतान करना है, कोई शेयर मार्केट में उसने पैसा लगाया है विदेश के तो उसके लाभांश की प्राप्ति है, तो इस प्रकार का चालू व्यापार से संबंधित कोई विदेशी विनिमय है
तो वह इसका भुगतान न तो प्राप्त कर सकता है, न ही वह भुगतान कर सकता है, वह अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसे ही पूंजी खाता व्यवहार, पूंजी खाता मतलब यदि किसी व्यक्ति का खाता जो है विदेश में है या उसकी कोई संपत्ति, स्थायी संपत्ति जो है विदेश में है, उससे संबंधित उसको बेचना है, खरीदना है, या बैंक अकाउंट उसका बंद करवाना है, या उससे संबंधित कोई भी ट्रांजेक्शन है, मतलब कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन व्यक्ति को यदि करना है तो अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है, ऑथोराइज पर्सन ही व्यक्ति कर सकता है। फिर है माल व सेवा का निर्यात। तो यदि जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कंज्यूमर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए उसे अधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत एप्लीकेशन देनी होगी कि मैंने इतने रुपए का गुड्स जो है निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, जिसमें उन्हें पूरी जानकारी सही मात्रा में लिखनी होगी, सही राशि लिखनी होगी, सामने वाले व्यापारी का नाम जो है क्लियरली लिखना होगा, एड्रेस क्लियरली लिखना होगा, और उसके बाद उस निर्यात की पूरी डिटेलिंग के बाद जो है अधिकृत व्यक्ति उस राशि को वसूल करेगा और उसके बाद जो है आपको उसका पेमेंट प्राप्त होगा। फिर है विदेशी विनिमय की वसूली। तो सेम चीज रहेगी कि सामान्य व्यक्ति जो है विदेशी विनिमय की वसूली, आपका कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया था विदेश में, तो वहां पर भारत का जो एजेंट होगा, अधिकृत व्यक्ति होगा, उसके द्वारा ही आपका पैसा वसूल किया जाएगा। मतलब विदेशी विनिमय में सारे जो एक्सचेंज होते हैं, पैसे का लेन देन होता है, वह ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। तो विदेशी विनिमय की वसूली जो है वह भी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा की जाएगी। अब अधिकृत व्यक्ति कौन होता है? तो ऐसे सभी व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति कहलाते हैं जिनको केंद्रीय सरकार ने एज ए अधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया है। अब वह व्यक्ति कौन हो सकता है? तो केंद्रीय सरकार इसके संबंध में समय समय पर अधिसूचना जारी करके नियमों में परिवर्तन करती रहती है। तो केंद्र सरकार जिस भी व्यक्ति को अधिकृत व्यक्ति घोषित कर देगा, वह इन सभी व्यवहारों के लिए अधिकृत व्यक्ति कहलाएगा और सारे ट्रांजैक्शन जो है उसके थ्रू होंगे। अच्छा, अधिकृत व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक बार वह अधिकृत व्यक्ति बन गया है, यदि उसके कार्यों में किसी भी प्रकार की दुर्भावना पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वह उसकी ऑथोराइज्ड, उसको अधिकृत जो किया है उससे वापस ले ले, उसको वह हटा दे। ठीक है। नियमों का उल्लंघन व दंड। यदि विदेशी, हमने ये नियम देखे, इनका जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, भारतीय निवासी के द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो 2 लाख रुपए तक का दंड और सजा, 2 से 5 वर्ष तक की सजा या दोनों दी जा सकती है। और यदि उल्लंघन जारी रहता है, मतलब नोटिस देने के बाद भी कंटिन्यूसली वह प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, मतलब उसमें सुधार नहीं होता है, तो 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जब तक वह उल्लंघन जारी रहता है, पर डे के हिसाब से यह 5,000 रुपये अर्थदंड लिया जाता है। ठीक है। 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। फिर अब इस कंडीशन में किसी व्यापारी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर अर्थदंड लगा दिया है और वह इससे असंतुष्ट है, उसका यह कहना है कि मैं सही था, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए न्यायिक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यदि किसी व्यक्ति या व्यापारी को यह फील होता है कि उसके साथ सही निर्णय नहीं हुआ है और इस संबंध में वह एप्लीकेशन देता है, तो केंद्र सरकार फिर न्यायिक प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जहां पर उस व्यक्ति की सुनवाई होती है। वह अपने सबूत और साक्ष्य, एविडेंस जो है प्रस्तुत करता है, वहां उसे बुलवाया जाता है और उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद जो है फिर डिसीजन दिया जाता है। अब न्यायिक प्राधिकारी के अंडर में केस को सुना गया और उसमें जो है डिसीजन जो आया है, उससे व्यापारी फिर असंतुष्ट है। उसे लगता है कि न्यायिक प्राधिकारी ने मेरे बात पर विचार ध्यान से नहीं किया है, तो उससे अगला लेवल जो होता है वो होता है विशेष निदेशक को अपील।
इनके निर्णय के खिलाफ विशेष निदेशक को अपील की जा सकती है 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर वह निर्णय से असंतुष्ट है तो विशेष निदेशक की नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, और व्यापारी जो असंतुष्ट वर्ग है उनके द्वारा यहाँ अपील की जाएगी। सेम ऐसे ही यदि इनके निर्णय से बिजनेसमैन असंतुष्ट है, यहाँ भी जो है जैसे हमारा कोर्ट में होता है, जिला लेवल पे होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, सेम ऐसे ही विदेशी विनिमय से सबसे पहले न्यायिक प्राधिकारी के पास जो सुनवाई होती है, वहां से यदि असंतुष्ट है तो विशेष निदेशक की नियुक्ति होती है, और यदि वहां से भी असंतुष्ट है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील प्राधिकरण की नियुक्ति की जाती है, वहां पर केस की सुनवाई होती है और यहाँ का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। तो ये होता है आपका विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब करिए। यहाँ पर हमारी यूनिट 4 जो है वह खत्म होती है।